दोस्तों, एक कहावत है कि रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यानी जो असली घटनाएं हैं, जो असली दुनिया है, वो काल्पनिक घटनाओं से, काल्पनिक दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। लेकिन हमें इस बात पे विश्वास नहीं होता जब हम ड्रामेटिक क्राइम थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं, जैसे सिंघम हो गया, दबंग हो गया, डॉन हो गया। इन सारी काल्पनिक मूवीज़ में इतने ड्रामेटिक वे में चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी असली दुनिया भी इतनी ड्रामेटिक हो सकती है। भारत में एक केस ऐसा हुआ जो कि इन मूवीज से ज़्यादा ड्रामेटिक था। एक ऐसा केस जिसमें हमारे आज के चाणक्य अमित शाह, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स और डीआईजी के नाम सामने आए। एक ऐसी घटना जिसमें अमित शाह को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें 2 साल तक गुजरात में घुसने नहीं दिया गया। ये था एक डबल एनकाउंटर सिंगल मर्डर रेप केस। 3 नाम आपको याद रखने हैं: सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसीदास प्रजापति। इन तीनों नामों को याद रखते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। हमारी कहानी शुरू होती है 2005 के गुजरात में। 2005 का गुजरात एक ऐसा स्टेट था जहां इनकाउंटर किलिंग्स एक आम बात थी। आए दिन किसी ना किसी का इनकाउंटर कर दिया जाता था और पुलिस आए दिन कोई नया बहाना दे देती थी। इन्हीं इनकाउंटर्स में एक नाम आया सोहराबुद्दीन शेख का। गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसे तब लीड कर रहे थे डीआईजी डीजी वंजारा, उसने सोहराबुद्दीन शेख नाम के एक आदमी का इनकाउंटर कर दिया और फिर स्टेटमेंट में ये कहा कि सोहराबुद्दीन शेख जो है वो गुजरात आया था गुजरात के तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करने के लिए। और मुठभेड़ में पुलिस के साथ सोहराबुद्दीन की जो मुठभेड़ हुई उसमें सोहराबुद्दीन का शूट आउट कर दिया गया। वंजारा ने यह भी कहा कि सोहराबुद्दीन जो था वो लश्कर तैयबा का मेंबर था। अब ये सोहराबुद्दीन का जो मामला है ये भी उन सारे इनकाउंटर किलिंग्स की तरह दबा दिया जाता या ख़त्म हो जाता अगर 2 इंटरवेंशंस नहीं हुई होती। ये 2 इंटरवेंशंस में से पहला इंटरवेंशन किया रुबाबुद्दीन शेख, जो कि सोहराबुद्दीन शेख के भाई थे। हुआ ये कि सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर के कई दिनों बाद तक सोहराबुद्दीन की बीवी जो थी कौसर बी, वो घर नहीं आई, वापस नहीं आई, वो एक तरह से गायब हो गई। इसी को लेकर रुबाबुद्दीन शेख ने तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये मांग की कि सोहराबुद्दीन की जो बीवी है उनका खोज किया जाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और सोहराबुद्दीन के शूट आउट पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। दूसरा इंटरवेंशन आया प्रशांत दयाल नाम के एक लोकल जर्नलिस्ट के हाथों। असल में प्रशांत दयाल ने एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट छाप दी कि जिसके बाद पूरा भारत, जैसे एक तरह से पूरा गुजरात हिल सा गया था। प्रशांत दयाल ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि कौसर बी को गुजरात पुलिस ने रेप करके, उसका मर्डर करके उसे जला दिया था और उसके सोर्सेस थे लोकल पुलिस ऑफिसर्स, जूनियर कांस्टेबल्स। अब इन 2 इंटरवेंशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सीआईडी को ऑर्डर किया कि वो सोहराबुद्दीन शेख मामले में इन्वेस्टिगेट करे और तब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इंस्पेक्टर जनरल गीता जौहरी इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन ये पाती है कि डीआईजी डीजी वंजारा और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा रचित जो पूरी कहानी थी वो फॉल्स थी, फैब्रिकेटेड थी। डीजी वंजारा ने हमें कहा था कि सोहराबुद्दीन शेख एक बाइक में भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई। जब इस बाइक की जांच की गई तो ये पता चला कि ये बाइक गुजरात के ही एक पुलिस वाले के कज़न की थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये खुद एडमिट किया कि सोहराबुद्दीन शेख का जो इनकाउंटर था वो एक फेक इनकाउंटर था। सरकार ने खुद एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट में। इस एडमिटिंग के बाद ये केस दे दिया गया डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रजनीश राय को और 2007 में रजनीश राय ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद पूरा का पूरा देश शॉक में चला गया, लेकिन और जिसके बाद उन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। रजनीश राय ने डीआईजी डीजी वंजारा,
एसपी राजकुमार पांड्यन, एसपी ऑफ राजस्थान पुलिस दिनेश एमएन और गुजरात के तब के होम मिनिस्टर अमित शाह को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में। रजनीश की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें बिल्कुल ही एक अलग कहानी बताती है और उनके मुताबिक ये कहानी शुरू होती है 22 नवंबर 2005 को, जब सोहराबुद्दीन शेख, उनकी बीवी कौसर बी और उनके दोस्त तुलसीदास प्रजापति एक बस से ट्रैवल कर रहे होते हैं और इस बस को इंटरसेप्ट करती है गुजरात पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड लेड बाय डीजी वंजारा। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुलसीदास प्रजापति को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जो उसे उदयपुर लेकर जाते हैं, और सोहराबुद्दीन शेख और कौसर बी को गुजरात पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है। 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन शेख को शूट कर दिया जाता है। 29 नवंबर 2005 को कौसर बी को एक फार्म हाउस में ले जाया जाता है, जिसके बाद अलेजेडली उनका रेप किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है गुजरात पुलिस के द्वारा। दिसंबर 2006 में इसी तरह एक फेक एनकाउंटर में तुलसीदास प्रजापति की भी मृत्यु हो जाती है, इसके बावजूद कि उसने कोर्ट को और एनएचआरसी के चेयरपर्सन को ये कहा था कि अगर उसे प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो उसका पुलिस एनकाउंटर कर देगी। इसके बाद जो गुजरात की सरकार होती है वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट रखती है, जिसमें वो बताती है कि कौसर बी का मर्डर करके उन्हें जला दिया गया, जिसके बाद जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर देती है। जुलाई 2010 को सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करती है, जिसके बाद पूरा का पूरा देश सन्न रह जाता है। इस चार्जशीट में सीबीआई वंजारा, पांड्यन और राजकुमार इन सब को तो अक्यूज बताती ही है, साथ ही अमित शाह पर ये चार्ज लगाती है कि वो एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं गुजरात में, और जिसे चलाने में गुजरात पुलिस और गुजरात के अन्य पॉलिटिशियंस उनकी मदद कर रहे हैं। इस चार्जशीट में ये भी लिखा होता है कि अमित शाह और तब के राजस्थान के होम मिनिस्टर गुलाब सिंह कटारिया ने मिलकर सोहराबुद्दीन शेख के मर्डर का ऑर्डर दिया था, क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख जो इन्हीं के एक्सटॉर्शन रैकेट में काम करता था उसकी पावर बढ़ गई थी। 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन 29 अक्टूबर को उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। पर एक स्पेशल हेयरिंग में अमित शाह को गुजरात में 2 साल तक आने से रोक दिया जाता है, आने से मना किया जाता है, उन्हें 2 साल तक गुजरात से निष्कासित कर दिया जाता है। सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट में इस केस की हेयरिंग शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट 27 सितंबर 2012 को इस केस को शिफ्ट कर देती है मुंबई, और अपने ऑर्डर के पैराग्राफ 39 में लिखती है, एंड आई कोट, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी वुड असाइन द केस टू अ कोर्ट वेयर द ट्रायल मे बी कंक्लूडेड जुडिशियसली. The administrative committee would also ensure that the trial should be conducted from the beginning to the end under the same officer. सुप्रीम कोर्ट बड़े ही सिंपल शब्दों में ये कह रही है कि इस केस की जो सुनवाई है वो एक ही जज के अंडर होनी चाहिए, इसमें जज चेंज नहीं होने चाहिए। पर जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा, इस केस में हुआ बिल्कुल उल्टा। इस केस में 4 जजेस चेंज हुए, 3 का ट्रांसफ़र हुआ, 1 की मृत्यु हो गई। बहरहाल 2014 भी अब आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से पावर में आ चुकी है और अमित शाह पर अभी भी एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के और सोहराबुद्दीन के मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। पर फिर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अमित शाह को हैंड पिक करके भारत का होम मिनिस्टर बना देते हैं। बीजेपी अब पावर में जब आ चुकी है तो आप देखिए कि ये केस किस तरह से चेंज होता है, किस फेवर में चेंज होता है। पहले जज हैं जज जेटी उत्पत, जो कि अमित शाह को रेप्रिमांड कर देते हैं क्योंकि अमित शाह इस केस की हेयरिंग में रेगुलर एब्सेंट रहते हैं, इस केस की हेयरिंग में रेगुलर वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसके बाद जेटी उत्पत साहब का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जेटी उत्पत के बाद आते हैं जस्टिस लोया, और जस्टिस लोया भी अमित शाह पर खूब प्रेशर बनाते हैं हेयरिंग में प्रेजेंट होने के लिए, जिसके बाद जस्टिस लोया की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मृत्यु हो जाती है। अब जस्टिस लोया की जो मृत्यु का केस है ये बिल्कुल अलग और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाला केस है।
ये केस इतना हाई प्रोफाइल है कि इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस को बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। और मैं आज तो जस्टिस लोया के केस की बात नहीं करूंगा, पर अगर आपको जस्टिस लोया के केस के बारे में जानना हो और इसी तरह के और पॉलिटिकल, लीगल, हिस्टोरिकल केसेस के बारे में आपको जानना हो, आपको वीडियोस इन पर और वीडियोस चाहिए हों, तो इस वीडियो को खूब लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए। बहरहाल, जस्टिस लोया की मृत्यु के बाद दिसंबर 14, 2014 को एक नए जज आते हैं जिनका नाम होता है एमवी गोस्वामी। एमवी गोस्वामी साहब सिर्फ चार्जशीट को एक दफ़ा देखते हैं, सिर्फ चार्जशीट को वो देखते हैं और अमित शाह सहित 16 बड़े बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स को बाइज्जत बरी कर देते हैं। इन 16 ऑफिसर्स में वंजारा, पांडियन, राजकुमार, सारे बड़े बड़े नाम होते हैं और सबको बरी कर दिया जाता है। 200 विटनेसेस को इंटरोगेट किए बिना 16 बड़े बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स को बरी कर देना एक क्रिमिनल केस में, जिसका चार्जशीट और किसी ने नहीं, भारत की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई ने बनाया हो, हमारे संविधान पर, आर्टिकल 21 पर, हमारे लोकतंत्र पर और हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक मजाक नहीं तो और क्या है। और इससे बुरा और क्या हो सकता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं कि इससे बुरा क्या हो सकता है और इससे बुरा क्या हुआ। इससे बुरा ये हुआ कि सीबीआई ने इस मूव के अगेंस्ट अपील नहीं की। इससे बुरा ये हुआ कि जब रबाबुद्दीन शेख ने मुंबई हाई कोर्ट में इस मूव के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, तो अंडर प्रेशर आके उन्हें ये पिटीशन वापस लेनी पड़ी और किसी ने कुछ नहीं कहा। जज फिर से चेंज होते हैं इसके बाद और जज आते हैं एस.जे. शर्मा। और एस.जे. शर्मा दिसंबर 21, 2018 को बाकी जो 22 अक्यूज बचे थे, जिसमें लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स शामिल थे, उन सब के सब को बाइज्जत बरी कर देती है। गुजरात के एक रैली में मोदी जी ने एक बार कहा था कि सोहराबुद्दीन गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। मोदी जी ने रैली से, क्राउड से ये सवाल पूछा था कि एक ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए जिसके घर से बंदूक मिलते हैं, जिसके घर से आर्टिलरी मिलती है, और क्राउड ने उन्हें जवाब दिया था कि उसे मार देना चाहिए। और फिर मोदी जी ने कहा था कि मैंने वही तो किया, इसके लिए ये करने के लिए भी क्या मुझे सोनिया गांधी की परमिशन लेनी पड़ेगी। स्मृति ईरानी मैडम ने भी एक बार कहा था कि शेख जस्ट डाइड, नो वन किल्ड हिम। अंत में सारे के सारे अक्यूज्ड जितने थे, अमित शाह से लेकर, वंजारा से लेकर, कटारिया से लेकर, छोटे पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल, सब के सब बरी हो गए। और हमें नहीं पता कि सोहराबुद्दीन को किसने मारा, कौसर बी को किसने मारा, उसका रेप किसने किया, प्रजापति को किसने मारा, तुलसीदास प्रजापति को किसने मारा, हमें कुछ नहीं पता। और यही सच है हमारे जस्टिस सिस्टम का, पॉलिटिक्स का और पैसे का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी अन्य वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि भारत में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस भी हो चुके हैं। सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और उस बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।